हाय लबासना टीमर्स, आज तारीख है 3 अगस्त 2020। चलिए आज देख लेते हैं आज हमें कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करने हैं। आर्टिकल के डिस्कशन से भी पहले हम देखेंगे क्या, हम कार्टून का मीन समझने की कोशिश करेंगे। देखिए हुआ क्या कि कोरोना काल में हुआ क्या कि जो मेजर जो माइग्रेंट वर्कर थे, हमारे माइग्रेंट वर्कर को क्या करना पड़ता है, वो सड़क पर आ जाना पड़ता है। वो अपने घरों की ओर जाने के लिए करते क्या है कि सड़क पर आ जाते हैं, और जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट कि वो कोरोना काल को वो फेस कर रहे हैं, इसकी वजह से। वही अगर आप इन अदर पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे इस पूरे सिनारियो को, तो आपको देखने को ये मिलेगा कि कोरोना काल में कोरोना से घिरे हुए जो बिजनेसेस हैं, कह रहे उन्होंने एक मोटा प्रॉफिट इन्होंने गेन किया है। ये जो गुल्लक है ये दिखा रहा हुआ है, ये जो मनी सेवर है बैंक है, ये दिखा रहा है कि इन्होंने प्रॉफिट बहुत ज़्यादा अर्न किया हुआ है इस पूरे कोरोना काल में। तो मतलब ये प्रॉफिट अर्न कौन कर रहा है, जो बिग कंपनीज हैं, मतलब जो बिग जायंट जो कंपनीज हैं, जिन्होंने क्या किया कि तुरंत ही उन्होंने क्या मैन्युफैक्चरिंग की दिशा को तुरंत बदल दिया। एज पर एज मार्केट नीड उन्होंने चीज़ों को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। तो जो बड़ी कंपनीज थी कह रहे कि इस पूरे पिक्चर में ये दिखाया जा रहा कि उन्होंने किया क्या कि इस पूरे सिनेरियो में उन्होंने प्रॉफिट बहुत ज़्यादा अर्न किया हुआ है। राइट, अब हम अपने आर्टिकल की ओर मूव करेंगे। आर्टिकल में हमारे पास सबसे पहला वाला आर्टिकल डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लिखा हुआ है। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह एक बड़े इकोनॉमिस्ट भी हैं, ये इससे पहले फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, इससे पहले ये आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, और ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। ये 2 कार्यकाल इनका था। ठीक, तो अब अगर ये कोई बात लिखेंगे, अगर ये अपना कोई ओपिनियन देते हैं, तो हमारी यूपीएससी के एग्जाम के लिए काफ़ी रेलिवेंट हो सकता है। लेकिन इन्होंने कोई भी अलग से ओपिनियन नहीं दिया हुआ है। जस्ट इन्होंने इतनी सी बात बोली क्या है, बोला कि कोरोना के टाइम पीरियड में पूरी दुनिया क्या कर रही है कि कोरोना काल में एक प्रकार का रिसेशन फेस कर रही है। अब इस रिसेशन के टाइम पीरियड में कि जो पुअर क्लास का जो पर्सन है, तो उसको चाहिए क्या कि इस समय पुअर क्लास का पर्सन को चाहिए क्या होता है कि उसे डायरेक्ट कैश मिल जाए, या फिर किसी प्रकार का कोई इंसेंटिव मिल जाए इस कोरोना टाइम पीरियड में। क्योंकि उनकी नौकरियां क्या हुई हैं कि जो उनके जॉब्स थे कह रहे हैं वो छूट चुके हैं। वो बड़े बड़े दिल्ली हो गए, महाराष्ट्र हो गए, और वेरियस जो बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में वो काम कर रहे होते हैं। लेकिन होता क्या है कि उनकी जॉब छूट जाती है और उन्हें वापस अपने घर पर आना पड़ जाता है। अब मनमोहन सिंह कहते क्या है, मनमोहन सिंह कहते हैं कि इंडिया जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, कह रहे हैं कि ये इकलौती ऐसी कंट्री है जिन्होंने कि एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में एक मनी ट्रांसफ़र लोगों के अकाउंट में नहीं किया हुआ है। 500 रुपये, 1000 रुपये से किसी का कुछ चलने वाला था नहीं। आपको एक बड़े अमाउंट में क्या करना चाहिए था, कैश ट्रांसफ़र करना चाहिए था। और जो क्रेडिट रेटिंग है, क्रेडिट रेटिंग का मतलब क्या हुआ कि जो बैंक जो फाइनेंस करने वाली जो कंपनीज हैं, कह रहे हैं कि वो प्रॉपर तरीके से क्या कर सके, फाइनेंस कर सके। इसके लिए आपको उनको एक इंसेंटिव प्रोवाइड करवाना चाहिए था। राइट, अब देखिए, अब क्रेडिट रेटिंग जो एजेंसीज हैं, मतलब जो एनबीएफसीज हो गई, जो बैंक हो गया, अब उनको क्या बोला जा रहा है कि आप लोगों को पैसा दो। जब आप लोगों को पैसा दोगे तब वो अपने बिजनेस में पैसा डालेंगे। जब वो अपने बिजनेस में पैसा डालेंगे तो उसे वो प्रॉफिट अर्न करेंगे, और उससे क्या होगा कि पूरी इकोनॉमिक जो साइकिल हमारी है वो चल सकेगी। ऐसा मनमोहन सिंह का बोलना है कि आपको क्या करना चाहिए। पहली बात, जो गरीब हैं, जो पुअर हैं और जो माइग्रेंट वर्कर हैं, आप उनके अकाउंट में सीधे सीधे पैसे कर दो आप ट्रांसफ़र। ठीक, फिर दूसरी बात कहते हैं कि जो आपकी एनबीएफसी हैं, जो आपके बैंकिंग सिस्टम है, आप उनको क्या करो, आप उनको प्रोत्साहन दो, आप उनको इंसेंटिव प्रोवाइड कराओ, ताकि वो जो स्मॉल स्केल वाले को क्या करे, वो पैसे दे सके, ताकि वो प्रॉपर बिजनेस को रन कर सके। अब कहते हैं कि ठीक है, आपने किया क्या कि टैक्स स्लैब को कम कर दिया। मतलब जो पहले एक जो कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, उनको 30% का टैक्स देना पड़ता था। लेकिन आपने किया क्या कि आपने उसको बोल दिया कि चलो ठीक है, अब आप 30% नहीं दोगे, अब आप 23% दोगे या 22% दोगे। आपने इस प्रकार का उनको क्या किया, एक बेनिफिट प्रोवाइड करवा दिया। लेकिन आपने जो इस प्रकार का बेनिफिट दिया है, वो केवल बिग कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए आपने दिया हुआ है। क्योंकि जो बड़ी कंपनीज हैं, केवल उनको इन चीज़ों से प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि आपने क्या किया कि टैक्स स्लैब को कम किया हुआ है केवल। तो ना तो ये यहाँ की जो स्टार्टअप्स हैं और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, कह रहे उनको मदद करने वाली है, ना ही जो बाहर की जो कंपनीज हैं, कह रहे कि उनके लिए ये एक प्रकार का सिमुलेशन होने वाला है। क्योंकि ये आपका 22 और 23 वाला जो स्लैब है, अगर आप ये सोचते हो कि आपके पास एफडीआई और एफआईआई एक बड़ी मात्रा में आने लगेगा, तो आप बिल्कुल भी गलत सोचते हो। क्योंकि जो सिंगापुर जैसे जो कंपनीज, सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, क्योंकि यहाँ का टैक्स स्लैब आपसे बहुत ज़्यादा कम है, वो केवल 15% 10% पर वो काम करते हैं। तो अब उनके बराबर आप इतनी बड़ी इकोनॉमी को, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी को चलाने के लिए आप इतना लोअर टैक्स रेट रख नहीं सकते हो। मतलब आपको चाहिए क्या कि आपको घर में ही सिमुलेशन क्रिएट करना होगा।
अब राइटर मीन जो मनमोहन सिंह जी हैं, अब ये करते क्या हैं कि अब इसकी सोल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब सोल्यूशन क्या देते हैं, कहते हैं भाई प्रॉब्लम तो है कि कोरोना वायरस की वजह से लोगों की नौकरियां तो चली गई, लोग मुंबई हो गए, लोग वापस घर पे तो चले आए, उनकी जॉब तो चली गई, लेकिन अब उनकी जॉब को सिक्योर करने के लिए, वापस से उनको फिर से प्लेटफॉर्म पर लेकर आने के लिए, आपको उनको पैसा देने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं। तो एक तो होता है कि हेलीकॉप्टर मनी, कि डायरेक्ट आप पंप इन कर दो, ठीक, मतलब आप पैसों को क्या करोगे, आप प्रिंट करोगे, प्रिंट करके आप सीधा सीधा लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। एक दूसरा तरीका भी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि आपको करना क्या चाहिए, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है ना, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, एडीबी हो गया, कह रहे हैं आपको इन सारी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए और फ़ायदा उठा करके वहाँ से लेंडिंग करनी चाहिए। आपको बिना कुछ सोचे समझे कि आपका जो जीडीपी और डेप्ट का जो रेशियो है, कह रहे हैं वो बढ़ जाएगा, आपके फॉरेक्स रिजर्व पर कितना प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इंडिया राइट नाउ एक लंबे समय के पश्चात करंट अकाउंट उसका सरप्लस चल रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट उसका सरप्लस चल रहा है। फॉरेक्स रिजर्व जो हमारा है वो $500 बिलियन के एबव में चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इतना पैसा है कि हम अपने रखे हुए पैसे से 1 साल तक की पूरी इकोनॉमी को हम रन कर सकते हैं। तो इतना पैसा रख कर के भी आप करोगे क्या, जब कोरोना के टाइम पीरियड में वो गरीब लोग अगर मर जाते हैं या फिर ये इन्फेक्शन अपने सीवियर वाले केस से पहुंच जाता है। तो इसलिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उन गरीबों को डायरेक्ट इंसेंटिव प्रोवाइड करवाना चाहिए और लेंडिंग रेट को बढ़ा देना चाहिए, मतलब पैसे बहुत ही आसानी से लोगों तक पहुंच सके, ऐसा प्रबंध हमें करना चाहिए। देखिए मनमोहन सिंह जी भी ऐसा कुछ भी अलग बात नहीं कर रहे हैं, इससे पहले के आर्टिकल में काफ़ी बार बात हो चुकी है डायरेक्ट मनी ट्रांसफर करने के रिगार्डिंग। मनमोहन सिंह जी भी वही सेम बात बोल रहे हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ये फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ये आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, इसलिए इनके ओपिनियन को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और ये गवर्नमेंट को सलाह क्या दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आप क्या कर सकते हो कि आप बोरोइंग कर सकते हो, आप मार्केट से पैसा उठाओ, आप इंटरनेशनल मार्केट से पैसा उधार में लेकर के आओ और अपने लोगों को सिक्योर करो, ऐसा मनमोहन सिंह जी बोलते हैं। तो ये वाला आर्टिकल हमारा डिस्कस हो गया। हमारे पास जो नेक्स्ट वन आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने किया कि 4 धाम, केदारनाथ और बद्रीनाथ, और 4 धाम के रिगार्डिंग हुआ क्या है कि एक ट्रस्ट को उन्होंने अपहेल्ड कर दिया, मतलब क्या किया कि उसे सपोर्ट प्रोवाइड करवा दिया। अब पूरे आर्टिकल में ढेर सारे केसेस दे करके वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो करंट जो सिस्टम है, कह रहे हैं कि वो सेक्युलर नहीं है, वो हिंदुत्व के फेवर में काम करता है। जबकि अब जब जब केसेस की बात करते हैं तो अब ये 1985 वाला केस भी लेंगे, सबरीमाला भी केस लेंगे, तो कह रहे हैं कि ये जो आप बात कर रहे हो ना, राइटर कहते क्या है कि रिलीजन के रिगार्डिंग, कहते हैं कि रिलीजन के बेसिस पर जो वेरियस इंस्टीट्यूशंस हैं, कह रहे हैं अब यहाँ पर ढेर सारे केसेस को यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि काउंट किया हुआ है। अब ढेर सारे केसेस में कौन कौन से, एक तो सबरीमाला मंदिर वाला केस हो गया, एक ठीक है, अब 1985 वाला केस हो गया, मतलब वेरियस केसेस को अब यहाँ पे जिनके सारे के सारे नाम उतने रिलेवेंट है नहीं एग्जाम के परस्पेक्टिव से, बस आपको ये जानना है कि जो सुब्रमण्यम स्वामी हैं, कह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, कह रहे हैं उसके फेवर में जाते हैं, और पूरा आर्टिकल हिंदुत्व के अगेंस्ट में जाकर के बोलता क्या है, बोलता है कि अभी राइट नाउ क्या चल रहा है कि सेकुलरिज्म नहीं चल रहा है, ये बिल्कुल हिंदुत्व के फेवर में सारे डिसीजन लिए जा रहे हैं। और एक रंगराजन जी हैं जो कि उत्तराखंड के क्या है कि जूरिस्ट हैं, और वो 27 जुलाई को रिटायर हो रहे हैं, और उन्होंने 21 जुलाई को इन्होंने क्या किया, एक ट्रस्ट के मेंबर को, ट्रस्ट के बोर्ड को क्या किया, समर्थन दे दिया। मतलब अब वो ट्रस्ट डिसीजन लेगी कि किस प्रकार से 4 धाम का पूरा मैनेजमेंट चलना चाहिए। अब आर्टिकल में राइटर क्या कहते हैं कि एंशिएंट टाइम से स्टेट रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी मंदिर को चलाने के लिए या फिर ट्रस्ट को चलाने के लिए, जो पुजारी होता है। इवन अबे मनुस्मृति वाली जो पुस्तक है, कह रहे हैं उसका भी यहाँ पर रेफरेंस दे देंगे और बोलेंगे क्या कि जो हमारा प्राचीन काल में भी होता क्या था कि जो पुजारी हुआ करता था वो केवल पूजा करता था, वो मंदिर की देख रेख करता था, लेकिन जो मंदिर का जो मैनेजमेंट वाला काम है वो स्टेट किया करता था, मतलब एक राजा किया करता था। तो प्राचीन समय में एक राजा और आज के समय में जो गवर्नमेंट हो गई, कह रहे हैं कि उसके अंडर कंट्रोल में ये सब कुछ चलना चाहिए, किसी ट्रस्ट या किसी पुजारी के अंडर कंट्रोल में मतलब पूरा मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है।
ठीक, इससे ज़्यादा इस पूरे आर्टिकल में ऐसा कुछ भी नहीं है जो डिस्कस किया जाए। तो ये वाला आर्टिकल हमारा डिस्कस हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट वन आर्टिकल की ओर मूव करेंगे। हमारे नेक्स्ट वन आर्टिकल में है 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं। अब 8 कोर इंडस्ट्रीज़ में क्या हो रहा है, अब इसके डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक चीज़ हम हमेशा याद रख सकते हैं कि इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग वाला, जो कंस्ट्रक्शन वाला सेक्टर है, ये इलेक्ट्रिसिटी वाला सेक्टर हो गया। कह रहे हैं कि कोल वाले सेक्टर में कह रहे हैं सबसे ज़्यादा यहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अगर आप परसेंटेज के फॉर्म में देखोगे तो -15% का क्या हुआ कि डिक्रीज हो रहा है कोर इंडस्ट्रीज में। तो डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि डेटा बराबर वेरी करता रहेगा। बस आपको समझने वाली बात यह है कि जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं जो कि एक मेजर पॉपुलेशन को जॉब प्रोवाइड करवाती हैं, वो क्या हो रही हैं कि वो प्रॉपर तरीके से वो क्या कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, मतलब वो सिकुड़ रही हैं। ठीक है, जो उनका एरिया है कह रहे हैं कि वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कह रहे हैं मिनिमाइज होता जा रहा है। ठीक है, तो हमारा ये वाला भी आर्टिकल, इस आर्टिकल में ज़्यादा कुछ था नहीं डिस्कस करने के लिए। नेक्स्ट वन आर्टिकल हमारे पास डिस्कस करने के लिए, देखिए 3 नवंबर में होना क्या है कि अमेरिका में चुनाव होना है। तो अमेरिका में चुनाव होना है तो डोनाल्ड ट्रंप हो गए और जो बाइडेन हो गए। कह रहे कि दो क्या है कि 2 कॉम्पिटिटर हैं। अब अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं इस समय एक फेक मेल वगैरह के थ्रू ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना काल में जो इलेक्शन है, कह रहे हैं कि इसे क्या किया जा सकता है कि एक्सटेंड किया जा सकता है, पोस्टपोन किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, क्योंकि अब अमेरिका में होगा कि पोस्टल बैलेट सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा, मतलब ईमेल के माध्यम से लोग अपना वोट डालेंगे। अब अपना वोट डालने के लिए ईमेल का प्रयोग किया जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना यह है कि इस प्रकार से एक हैकिंग के द्वारा भी इस प्रकार के फेक वोट या फ्रॉडुलेंट वोट भी डाले जा सकते हैं। अब आर्टिकल में बात क्या करते हैं, आर्टिकल में कहते क्या है कि देखिए फेक वोट डालने का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, कह रहे कि ये पूरी तरह से फेक है और ऐसा कोई प्रमाण हमें प्राप्त अभी तक तो नहीं हुआ है कि आप हैक करके आप फेक वोट डाल सकते हो। ठीक है, बट डोनाल्ड ट्रंप का जो पूरा परसेप्शन है वो थोड़ा सा अलग है। वो ये चाहते हैं कि क्या हो कि जो इलेक्शन है वो थोड़ा सा पोस्टपोन हो जाए ताकि उन्हें थोड़ा सा और अवसर प्राप्त हो जाए। अमेरिका में चुनाव 3 नवंबर को होने वाला है। इससे ज़्यादा इस पूरे आर्टिकल में कुछ भी नहीं है जिसे हम डिस्कस करें। अब हम अपने नेक्स्ट वन आर्टिकल की ओर मूव करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट वन आर्टिकल है वो एजुकेशन सिस्टम के रिगार्डिंग है। देखिए एजुकेशन सिस्टम आ तो गया, अब उसके रिगार्डिंग क्रिटिसिज्म भी है। अब उसमें उसके बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सबसे अच्छा जो बेनिफिट है भाई हमारा है वो ये है कि जो अपर प्राइमरी वाला लेवल है, प्राइमरी लेवल पर तो नहीं, देखिए फाउंडेशन लेवल, प्रिपरेशन लेवल और फिर प्राइमरी लेवल, इस प्रकार से एजुकेशन सिस्टम को डिफाइन किया गया है। अब ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, अब इस एजुकेशन सिस्टम में जो अपर प्राइमरी वाला लेवल है उसमें वोकेशनल कोर्सेज को डालना, कह रहे हैं कि ये इस पूरी जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, कह रहे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। ठीक, अब देखिए कस्तूरी रंजन ने 2019 में इस प्रकार का रिकमेंडेशन दिया हुआ था कि एजुकेशन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए। अब एजुकेशन पॉलिसी के रिगार्डिंग अब किन चीज़ों को इन्होंने कंसीडर नहीं किया हुआ है, इससे पहले वाले आर्टिकल में हमने पूरी बातें डिस्कस कर ली थी। जो इसमें एक नया पॉइंट है, जो इसका क्रिटिसिज्म है, वो इसके रिगार्डिंग किया जा रहा कि जो कॉमर्शलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस थे, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस थे, जो एजुकेशन सिस्टम को प्रॉपर तरीके से रन कर रहे थे, अब उनके लिए क्या हो रहा है, अब उनके लिए बात क्या करते हैं राइटर क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि ड्राफ्ट में ये वाली चीज मिसिंग है कि इन्होंने जो कॉमर्शलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस थे, कह रहे हैं उन्हें पूरी तरह से बंद करने का ऐसा रिकमेंडेशन था, लेकिन इस पूरी जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है, कह रहे हैं उसमें इन चीज़ों को इंक्लूड नहीं किया हुआ है। क्योंकि देखिए इंडिया का जो निर्माण होता है, कह रहे जो पब्लिक एजुकेशन होता है उसके माध्यम से होता है। जो बिल्कुल अपर क्लास, जो बिल्कुल बहुत एक्सपेंसिव इंस्टीट्यूशंस हैं, कह रहे उनके बच्चे अगर यहाँ पर पढ़ते भी हैं तो पढ़ने के बाद हायर एजुकेशन के लिए इंडिया के बाहर चले जाते हैं। मतलब जो पूरा कल्चर है, जो पूरा इंडिया का जो कल्चर डेवलप होने वाला है, कह रहे कि वो जो पब्लिक एजुकेशन होता है, कह रहे उसके माध्यम से होता है। और पब्लिक एजुकेशन एक पब्लिक की प्रॉपर्टी भी है, उनका एक अधिकार भी है। तो इसलिए जो कॉमर्शलाइज इंस्टीट्यूशंस है, कह रहे हैं उनके ऊपर अगर इस प्रकार के रेगुलेशन वगैरह इसमें इस पूरे ड्राफ्टिंग पॉलिसी में ऐसा कुछ भी इंक्लूड नहीं किया गया है। और जो 5+3+3 और +4 वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट है, इसे पूरा रन कराने के लिए कह रहे हैं कि आपने हायर एजुकेशन पे 2035 तक बोल तो दिया कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो ऑफ 50% करने वाले हो। और जो प्राइमरी लेवल पर है, मतलब जो हायर एजुकेशन के अलावा जो प्राइमरी लेवल, अपर प्राइमरी लेवल पे आप क्या बोल रहे हो कि 2030 तक आप क्या करोगे कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को आप 100% कर दोगे। लेकिन आप न्यूट्रिशियस फूड पर बिल्कुल भी आपने ध्यान नहीं दिया हुआ है। न्यूट्रिशियस फूड पर आपको ध्यान देना चाहिए था, मिड डे मील वगैरह पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन आपने इन चीज़ों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया हुआ है। आपको इसे इंक्लूड करके चलना चाहिए था, इसे एक्सक्लूड करके नहीं चलना चाहिए। आपने एक काम तो बहुत अच्छा किया कि एफिलिएशन वाले सिस्टम को हटा दिया। अब होगा क्या कि हर इंडिविजुअल क्या करेगा, अपना कॉलेज क्या होगा वो अपना सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवा पाएगा। राइट, अब हुआ क्या कि
कि देखिए एक दो सिस्टम की यहाँ पर और तारीफ करेंगे, करेंगे अच्छा ठीक है आपने क्रेडिट सिस्टम डाल दिया कि अगर किसी का ग्रेजुएशन का 1 साल हुआ तो आप उसको सर्टिफिकेट दे दोगे, 2 साल हुआ तो आप उसे डिप्लोमा दे दोगे, और अगर उसने 4 साल पूरा कंप्लीट किया तो आप उसको ग्रेजुएशन का डिग्री दे दोगे। ठीक है, फिर आगे आपने एमफिल को खत्म कर दिया। एमफिल को खत्म करने के बाद आपने ये बोला कि चलो भाई 4 साल के बाद होगा क्या कि 4 साल के बाद वो प्रॉपर रिसर्च में सीधा जा सकता है, उसको फिर इन बिटवीन किसी भी कोर्स की आवश्यकता नहीं होगी। तो भी ड्राफ्टिंग पॉलिसी में और भी सुधार करने की आवश्यकता है, और जो कॉमर्शलाइज इंस्टीट्यूशंस हैं कह रहे हैं उन पर या तो आप उनको पूरी तरह से बंद कर दो या तो उन्हें प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करो। उसी के रिगार्डिंग राइटर यहाँ पर बात करते हैं। अब ये वाला आर्टिकल क्या होता है कि जो हमारे जैसे पढ़ने वाले लोग हैं ये एडिटर को एक लेटर लिखते हैं, तो ये लेटर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसलिए हम डिस्कस नहीं करेंगे। और हमारे पास जो ये वाला आर्टिकल है ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सोशियोलॉजी पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा रेलिवेंट हो सकता है, बट यूपीएससी के पर्सपेक्टिव में बिल्कुल भी इसकी रेलेवेंसी नहीं है, इसलिए हम इस आर्टिकल को डिस्कस नहीं करेंगे। आज के डेट पे हमारे पास द हिंदू में जितने भी रेलिवेंट आर्टिकल थे डिस्कस करने के लिए मैंने सारे आर्टिकल को डिस्कस कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।